बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में दिलीप घोष के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विपिन चौबे। सीधा आपको लिए चलते हैं। सरकार गिराने का मादा रखता है, आप उसको प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और इसका फायदा आपको फर्स्ट फेज में होता नजर आ रहा है, खासकर मथुरा वोट बैंक के तरफ से। पहली बात तो देखिए, फर्स्ट फेज में मथुरा वोट नहीं है, जंगल महल है पूरा। हाँ। दूसरा, आप विदेश में जाएंगे प्रधानमंत्री, उसमें भी अभियोग करेंगे, तो इनके पास शिकायत करने का बजाय कोई काम बचा ही नहीं है। हर बात में शिकायत, इनको ईवीएम लोग के शिकायत है, इनको चुनाव कमीशन को शिकायत, इनको सेंट्रल फोर्स को शिकायत है, तो फिर बचा ही गया, हार चुके हैं मन, इसलिए ये सब हो रही है। प्रधानमंत्री गए हैं, जब भी विदेश में जाते हैं वहाँ के जो अपने भारतवंशी हैं, वहाँ के जो हमारे प्रेमी हैं, जो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, सबसे मिलते हैं। छोटी छोटी ग्रुप, छोटे छोटे समाज के लोगों से मिल करके उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं आप भी भारत में सहभागी बनिए, नए भारत में। तो ये प्रोग्राम है, तो वो चाहे कि वो बाहर जाएंगे नहीं, और हमारे उन प्रोग्राम के तहत नहीं गए हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिवस का स्वर्ण जयंती है और मुजीबर रहमान जी का उनका जन्मतिथि है, तो ये बड़ा संजोग, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है उन देश का। उस समय उनके साथ खड़ा रहने के लिए गए हैं, उनके आमंत्रण पर गए। इसमें भी उंगली उठा रहे हैं जो लोग, मुझे लगता है कि आप इसके पॉलिटिकल मायने तो निकाले ही जाएंगे। चुनाव बंगाल में चल रहा है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हैं, मथुरा समुदाय का वोट इतना बड़ा वोट बैंक है कि बंगाल में सरकार और बिगाड़ने और बनाने का मादा रखता है। तो आपको नहीं लगता कि फायदा, आपने बाजी मार ली, मथुरा को तो अपने पाले में आपने कर लिया? नहीं, मथुरा ऑलरेडी हमारे पाले में है। पिछले चुनाव में लोकसभा में उनके कई प्रतिनिधि जीत के गए हैं, पूरी वोटिंग किया उन्होंने। देखिए, जो लोग प्रधानमंत्री जी को एनआरआई बोलते थे, कि फॉरेन मिनिस्टर हो गए बोलते थे, आज बांग्लादेश गए तो उनको तकलीफ हो रही है। तो आप मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप हार रहे हैं, आपकी मनोबल टूट चुकी है, इसलिए शिकायत पर शिकायत करे जा रहे हैं। चलिए, शिकायत करने का दिन ब दिन नहीं रहेगा, 2 मई के बाद ही सारा बदल जाएगा। शिकायत की आपने बात की और हम लोग मंदिर भी आ गए हैं आप दर्शन करने के लिए। हम लोग की बातचीत खत्म हो जाए फिर आप दर्शन कर लीजिएगा। मंदिर की तस्वीरें दिखा दीजिए। दिलीप दास सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और भगवान की शरण में, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है भगवान के आशीर्वाद की बीजेपी की। और जो बीजेपी इस वक्त चुनावी मैदान में है, वो जानती है कि बीजेपी में नैया पार लगानी है तो भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दादा, आपने शिकायत की बात की, शिकायत बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। बोला जा रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया, टीएमसी वालों को जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ गोली बम बारूद खाए, एफआईआर झेला, उन लोगों को टिकट ला के दे दिया आपने। पार्टी कैडर नाराज हो गया, कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया गया। इन शिकायतों को क्या कहेंगे और क्या ये असर डालेंगे पहले चरण के चुनाव में? देखिए, चुनाव जीतने के लिए होता है और जो जीतता है उसको टिकट दिया जाता है। ये बात सही है कि दूसरे पार्टी से बहुत लोग आए हैं, केवल टीएमसी नहीं, कांग्रेस सीपीएम के भी आए हैं, फिल्मी जगत से आए, खेल जगत से आए, समाज के हर स्तर के, हर क्षेत्र के लोगों का हमने शामिल किया है। क्योंकि ये जो चुनाव उसको पार करने के लिए और बंगाल नया बनाने के लिए हर प्रकार लोगों का सहयोग उसमें चाहिए। और लोगों ने शहर से आए हमारे साथ, तो उनको मालूम हो गया जीत रहा है बंगाल, स्वतंत्रता के बाद पीछे जा रहा है, उसको आगे करना और नया बंगाल, सोनार बांग्ला बनाना है, तो सबका सहयोग लेना चाहिए, उसी हिसाब से किया है। ये बात सही है। हमने पहली बार इस प्रकार चुनाव लड़ रहे हैं कि आर पार की लड़ाई और परिवर्तन की लड़ाई। हमारे कार्यकर्ता इसके आदी नहीं है, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये कैसा हो गया है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, संगठन के लिए बहुत प्रभावी और अच्छे हैं, अच्छा संगठक है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार कार्यकर्ता होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, उतना पुराने और अनुभवी टीएमसी के लोगों को जिसके खिलाफ आपका कार्यकर्ता ने एफआईआर झेला, डंडा झेला, 5 साल तक संघर्ष किया, जिसके खिलाफ प्रचार किया, फिर उस कैंडिडेट का प्रचार करने कैसे निकलेगा? उसको उस बात के लिए शिकायत है। क्योंकि मैं भी बंगाल में घूम रहा हूं, 1 महीने से यहां पर हूं, और मैं जो फील कर रहा हूं, मैं वो दर्द आप तक पहुंचा रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं जानता हूं, मेरे पास फोन आता है, मैं क्या करता हूं, मिलता हूं, उनको समझाता हूं। बात यह है कि ये कल्चर जो टीएमसी लाई है यहाँ, उसको बदलना है। वो लोग जो वहाँ थे, हम समझते थे वही हमको मारपीट कर रहे हैं, और बेचारे जो इधर आ गए उनके ऊपर ज़्यादा आक्रमण हो रहा है। मार खाने के लिए वो तैयार हो गए, हमें ऊपर आक्रमण से आए वो भी मार खा रहे हैं, वो ज़्यादा मार खा रहे हैं, क्यों? उनके ऊपर गुस्सा है, उनको गद्दार बोला जाता है। उनके घर में जाकर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है पिछले 25-30 साल से, टीएमसी को खड़ा किया है, जिताया है, सत्ता में लाया है, आज वो लोग वहाँ रह नहीं पा रहे, भाग रहे हैं, और उनको गद्दार बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लोग आज उनके साथ काम करने के लिए, रहने के लिए नहीं रह पा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये हमें इसकी कोई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी, वो संभाले अपना पार्टी। लेकिन जिनका आपने उपयोग किया है आज उसको गाली दे रहे हैं, ये कौन सी कल्चर है? अच्छा दादा, ये पूरा चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच केंद्रित होकर रह गया है, तीसरे पार्टी की चर्चा ही नहीं है।
जब आप ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी आप जानते हैं कि आम शख्सियत नहीं है। उन्होंने 37 साल के वाम शासन को खत्म किया था। 10 साल से वो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, काम करने की कोशिश जरूर की होगी। कितना मजबूत कंटेंडर मानते हैं? कोई चुनौती है आपको लगता है इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी से बीजेपी को? देखिए, ममता बनर्जी के लिए कोई चुनौती बंगाल में थी नहीं। हमने चुनौती दी उनके सामने, अब लड़खड़ा गई। उनकी भाषा सुनिए, हार चुकी है मन से एकदम। राजनीति नहीं है कहीं पर। इस बार चुनाव का मुद्दा विकास छोड़ के उनका टूटा हुआ पैर हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। पहले से उन्होंने जानबूझकर टारगेट बना रहे हैं जिन से। अब लोग यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन नहीं देखा है। 45 साल से लोकतंत्र नहीं है यहाँ। जब यहाँ अभी सेंट्रल फोर्स जैसे ही आने लगी है, गांव-गांव में लोग उनका आरती उतार रहे हैं। आप भी देखे होंगे, फूल छिटका रहे हैं उनके माताएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप चुनाव में वोट डालना है तो इनकी सहारा चाहिए, ये हमको बचा सकते हैं। यहाँ की प्रशासन और पुलिस पर लोगों का थोड़ी भी भरोसा नहीं है। और ममता बनर्जी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता में आई थी, लोगों ने भरोसा किया था कि कुछ करेंगे। इतना अत्याचार था CPM का, लोकतंत्र गायब था, प्रशासन कुछ नहीं था, भ्रष्टाचार अत्याचार था। इससे निजात पाने के लोग उनको एक सहारा बनाया था। कोई वो बहुत बड़ा बदल देंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, कोई पागल भी नहीं सोचता था। लेकिन 10 साल में उन लोगों ने हताश किया है। आज लोगों को बीजेपी के रूप में एक विकल्प मिला है, इसीलिए लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। और परिवर्तन होगा, विकल्प आएगा। आपने भाषा की बात की, जो ममता बनर्जी अपनी रैलियों में दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देखना चाहती हैं, इस तरह की जो बातें कर रही हैं, इस तरह का जो भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या लगता है आपको? क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? वोटरों पे क्या फर्क पड़ रहा है प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा? ये उनकी जो निराशा हताशा है उसका बहिप्रकाश है। प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में, और भी मंत्री आ रहे हैं, उनके बारे में जिस प्रकार शब्द प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात है, उनके साथ काम किए हुए 25-25 साल जो लोग हैं, और हमारे शिशिर बाबू यहाँ का आइकन है, अभिभावक माने जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, उनका एक छवि। उनके परिवार के बारे में जिस प्रकार शब्द प्रयोग करें, तो इससे क्या लगता है कि ये एकदम हताश हो चुकी है, हार चुकी है चुनाव से पहले। तो इसीलिए उनकी मामला ये है, जिस प्रकार डायलॉग देते थे, हम इंच में देखेंगे, हम जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज वो महिला बन गई है, हम महिला हैं, हमको प्रताड़ना हो रहा है, हमें वोट दीजिए, हमारा पैर टूट गया, हमें वोट दीजिए। वोट बैनर लगा है, अमी बांग्लार में। अब बांग्लार में कैसे हो गए आप? महिलाओं की जो हालत करके रखी है यहाँ, खून बलात्कार लगातार हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं, किसी का सजा नहीं है। लोग ऊब चुके हैं, लोग मुक्ति चाह रहे हैं, और ये उनको लग गया है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, और उससे हताश होकर इस प्रकार बातें और इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। आपने पैर टूटने का जिक्र किया, मुझे आपका वो बयान याद आ रहा है जिसमें आपने उनके कपड़े पहनने पर सवाल उठाया, आपने उनको बरमुंडा पहनने की सलाह दी, आपने तरह तरह की बात की, जिसको लेकर थोड़ा महिलाओं में नाराजगी है। आपको कहीं से भी लगता है कि आपका बयान कहीं कुछ गलत था, आपने कुछ गलत बोल गए, फ्लो में निकल गया? सुनिए, मैंने महिलाओं की जो प्रतिक्रिया है वही बता रहा हूँ। समाज में हमारे रैलियों में, प्रभाव में हजारों महिलाएं आती हैं, और इस प्रकार के पैर उठाकर रखना लोगों की तरफ, ये हमारी कल्चर में नहीं है। मैंने उसी का ही बोला। हमारे साथ अगर महिलाएं काम से, 4 हमने गवर्नर बनाया महिलाओं को, किसने किया? इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, किसने किया है? अब फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ऐसे इस पार्टी ने किया है। लेकिन बंगाली कल्चर में साड़ी को देखने ही हमारे मन में एक भाव आता है, श्रद्धा आता है मातृशक्ति का। तो उन्हीं माताओं ने बोल रहे हैं कि ऐसा कैसा है, साड़ी पहने हुए पैर बाहर है। तो मैंने उसका विरोध किया था कि ये ठीक नहीं बंगाली कल्चर, और दुनिया में जा रही है। मुख्यमंत्री हमारे आइकन होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनके माध्यम जो बंगाली की बात करते हैं, वो अगर बंगाली कल्चर का इस प्रकार करें, डिमैच करें, वो ठीक नहीं है। मैंने इसका प्रतिवाद किया। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि उनको बरमुंडा पहनना चाहिए, वो बयान गलत था। गलत सही का छोड़िए, जो बयान वो दे रही प्राइम मिनिस्टर के बारे में सही है क्या? महिला है इसलिए कुछ भी बोलने का अधिकार है क्या? किसने दिया अधिकार? प्रतिवाद करने का हमें भी अधिकार है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, दादा अंतिम 2 सवाल, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में, वो बंगाली वर्सेस बाहरी का है। आपको लगता है कि फेस डिक्लेयर ना करके बीजेपी ने कोई गलती की है? अगर कोई बंगाली चेहरा घोषित होता ममता बनर्जी के कद का, आप खुद इस प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, 2016 में आप चुनाव जीत कर आए, 17 में आपने कमान संभाली, आपकी नेतृत्व में 19 में बीजेपी ने यहां 18 सीटें हासिल की, प्रधानमंत्री का चेहरा और आपका नेतृत्व प्रदेश में। आपको लगता है कि बंगाली वर्सेस बाहरी का मुद्दा बंगाल में काम कर रहा है, कोई इफेक्ट डालेगा चुनाव पर? अब पब्लिक से पूछिए, ये मुद्दा कोई मुद्दा है या नहीं? उनके पास मुद्दा ही नहीं है, 10 साल कुछ किया नहीं बोलने के लिए, इसलिए अनप शनप बातें कर रहे हैं। अब ये मुद्दा उनको उल्टा पड़ा
जब कलकत्ता से वो नंदीग्राम गई मेदिनीपुर में, तब लोगों ने पूछा ये बाहरी है। अब उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं कैसे बाहरी हो सकता हूँ? अच्छा, प्रधानमंत्री यहाँ बाहरी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर बाहरी हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बाहरी हो सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बाहरी होंगे? उनका क्लैरिफिकेशन उनको देना पड़ रहा है। बिना सोचे समझे जो बात करती है उसका परिणाम ऐसा है समाज पर। और धीरे धीरे जिस प्रकार बुखला करके हताश होकर के बातें कर रही है, ये समाज उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग इससे बहुत नाराज हैं, उसका परिणाम चुनाव में होगा। लेकिन बंगाली मानुष अगर यहाँ पर बीजेपी का सीएम फेस होता तो एक आपको प्रिविलेज मिलता, एक माइलेज मिलता आपको। देखिए, भाजपा को लोग समझ गए, भाजपा यहीं से शुरू होकर आगे गई है। भाजपा फेस पर नहीं लड़ती है, विचारधारा कार्य पद्धति पर लड़ती है, अपने उपलब्धि पर लड़ती है, वही हम लड़ रहे हैं। ना किसी प्रदेश में हमने कभी फेस घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं, कमल को देखते हैं, फेस है तो मोदी जी फेस है, सारा दुनिया में है, देश का प्रतीक बन चुके हैं। नहीं, लेकिन बंगाल में तो दिलीप घोष भी फेस है। लोग सवाल उठाते हैं कि दिलीप घोष के नेतृत्व में चुनाव हो सकता है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित हो सकते हैं? और हर आदमी की ख्वाहिश होती है मुख्यमंत्री बनना। सुनिए, जिनके पास एक ही फेस होता है सब जगह उसको दिखाते हैं। अब ममता बनर्जी कभी फेस थी, उस फेस की क्या दुर्दशा देखिए। वो उल्टा बोलते हैं कि मोदी जी का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता बंगाल में, तो लाखों भीड़ किसको देखने आते हैं? आपकी चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप टैंक दिखा रहे हैं लोगों को। ये कल्चर नहीं है। अब बात करते हैं तो सोच के बोलना चाहिए। जब लोग हताश निराश हो जाते हैं, आपस से बाहर हो जाते हैं, इस प्रकार बात करते हैं, समाज को स्वीकार नहीं करेगा, इसी का विरोध में वोट होगा। अंतिम सवाल मुझे चलते चलते बता दीजिए, पहले चरण का वोट अब थोड़ी देर में मुझे लगता है अगले 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। क्या टारगेट सेट किया गया है उन 30 सीटों पर जिसमें ममता बनर्जी ने 27 सीटें हासिल की थी? बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 30 सीटों के लिए क्या टारगेट तय किया है? एकदम उल्टा, रिवर्स होगा रिजल्ट। आप देख लीजिए 2 तारीख को जब गिनती होगा। और जो हम टारगेट सेट करते हैं उसको पूरा करते हैं। ममता बनर्जी 2019 में लोकसभा से पहले बोली 42 में 42 सीट चाहिए हमें, और हमने स्लोगान दिया 19 में हाफ और 21 में साफ। आप देखिए कौन कहाँ खड़ा है। उनका 34 में से 22 में आ गया, और हम 2 से 18 पहुंच गया, हाफ कर दिए। तो साफ करने का खाली समय बाकी है, महीना भर के बाद सब पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमको जो टारगेट देते हैं उसके लिए हम जी जान लगाते हैं, और लगाए भी। 139 लोगों की हत्याएं हो गई है, हजारों लोग जेल में हैं फॉल्स केसेस में, हजारों लोग घर के बाहर है पुलिस के डर से। तो ये जो जुनून है अपने कार्यकर्ताओं में, और उसका फल आएगा। जो टारगेट हमने रखा है वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। 2 फेज के बाद देखिएगा, आपको लगेगा कि टीएमसी मार्केट में है ही नहीं। लेकिन टीएमसी कह रही है कि आप दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। ये तो देखिए, एक ट्विटर लाया है उन्होंने, बाहर से बहुत पैसा खर्चा है, कोई बोले 500 करोड़, कोई बोले 800 करोड़। उनको तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। आप पहले वो थे प्रोड्यूसर, उनके लिए सलाहकार, अभी वो नेता बन चुके हैं। ममता बनर्जी पहले थे खिलाड़ी, अभी कमेंटेटर बन चुके हैं। यही परिस्थिति बदल रही है भाजपा के चलते, और भाजपा जब तक चुनाव आगे बढ़ेगा तब तक देखिए वो पस्त हो जाएंगे। कोई नेता उनका बाहर नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई जुलूस नहीं है। और हमारे नेता तो है ही है, हमारे सामान्य कार्यकर्ता से बात करिए, उनकी बातचीत, उनकी उत्साह देखिए कि हम जीत चुके हैं, वो हार चुके हैं, ऐसा परिस्थिति है। बहुत शुक्रिया दादा बात करने के लिए। दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मॉर्निंग वॉक के दौरान जा रहे हैं। और बातचीत में साफ तौर से यही कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक। ममता बनर्जी कोई फैक्टर नहीं, बीजेपी जो टारगेट तय करती है वो टारगेट पूरा करती है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब मंदिर में दर्शन, और बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार में जिस तरह का जनादेश टीएमसी को 2016 में मिला था, वैसा ही जनादेश कुछ बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।